हमारे यूट्यूब चैनल प्रवेश से एक ब्रांड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहां भी हों अच्छे हों और मस्त हों। तो आइए आज देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य जो भारत सरकार ने रखे थे, कुछ उनके आगामी लक्ष्य थे कि किसको कब पूरा करना है अपने लक्ष्य को। तो उस लक्ष्य को देखेंगे, केंद्र सरकार की, भारत सरकार के कुछ लक्ष्य को आज हम देखेंगे कि कौन से लक्ष्य किस वर्ष पूरे करने को रखे गए थे। तो आइए उससे संबंधित क्वेश्चन को आइए देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, एक क्वेश्चन आता है, मतलब 2 नंबर आपके यहाँ से आएंगे और 100% ये इस समय क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपकी केंद्र सरकार की योजनाओं से आ रहे हैं, भारत सरकार की योजनाओं से आ रहे हैं, तो उनको आइए समझते हैं। शानदार क्लास रहेगी आपके लिए। देखिए, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य तो भारत सरकार के आगामी लक्ष्य को समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य। बहुत कुछ दिन पहले जो सरकार ने कहा था कि जो किसानों की आय है उसको दुगनी कर दिया जाएगा 2022 तक। कब तक? 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि किसान की आय दुगनी हुई है, जैसे थी वैसे है। थोड़ा बहुत हो सकता है इंक्रीज हुआ हो, लेकिन दुगनी नहीं हुई अभी तक। तो किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से 25% करना, ये लक्ष्य कब तक था? तो ये लक्ष्य था 2022 तक। ये भी लक्ष्य कब तक था? तो ये भी लक्ष्य था 2022 तक। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता। पहला जो क्वेश्चन था किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य कब तक था? 2022 तक। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022 तक। अभी तक तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, सारी चीजें प्लास्टिक में भी अभी आ रही है। वो थम्स अप की बोतल से लेकर सारी चीजें अभी प्लास्टिक की चल रही है। तो देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022 तक था। कब तक था? 2022 तक था। तो ये किसकी? भारत सरकार के आगामी लक्ष्य हैं जो इस प्रकार आपको दिख रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2022। ये समथिंग सही है कि मैक्सिमम लोगों के पास में इस समय आवास की सुविधा हो गई है। ये सरकार की शानदार कोशिश रही है। इस पर भी लगाइएगा आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2022। संभावित है कि सबके पास इस समय आवास उपलब्ध हो चुके हैं। जो बचे हैं उनको भी अब तक हो जाएगा 2022 तक। वैसे कोई हो जिसको ना हुआ हो ये आवास मुहैया, लेकिन जो इसके योग्य हैं उन्हें आवास मिल चुका है। तो ये लक्ष्य कब तक रखा गया था? तो ये लक्ष्य रखा गया था कि सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य था 2022 तक। कब तक था? जो 2022 तक था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना, ये भी संभावित पूरा हो चुका है 2022 तक की। बिजली बेहतर आ रही है पहले से, एलपीजी कनेक्शन पहले से भी। अब जो नई बजट व्यवस्था में 1 करोड़ कनेक्शन और देने का घोषणा की गई है। तो ये समथिंग जो ये लक्ष्य था वो कंप्लीट हो चुका है। हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब तक था? तो ये था 2022 तक। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। शानदार क्वेश्चन है ये आपके लिए। अब देखिए अगला क्या है। अगला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य। देखिए ये लक्ष्य 6 लेन का है। कितने लेन का है? 6 लेन का। ये जो हमारा निर्माण है 6 वे लाइन का था, लेकिन ये पूरा हो चुका है। शानदार। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक, मतलब ये जो भी कंप्लीट हो जाएगा 2023 तक पूरा बनके तैयार हो जाएगा। कब तक? 2023 तक। शानदार एक्सप्रेसवे रहेगी आपके लिए, ये बड़ी मजेदार रहेगी। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है तो ये पूरी अभी कंप्लीट हो रही है और पूरी तरीके से कंप्लीट कब तक हो जाएगी? तो 2023 तक इसका जो लक्ष्य वो पूरी कंप्लीट होकर तैयार हो जाएगी। तो ये भी आपके लिए शानदार क्वेश्चन है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पूरा
जो निर्माण है, जो उसका लक्ष्य था वो कब तक था, तो 2023 तक था। कब तक था, 2023 तक। आप लोग क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट में बॉक्स में बताते रहिए क्लास कैसी लग रही है। देखिए हर घर का लक्ष्य, ये इस पर लगाइए छपेगा। छपने वाला क्वेश्चन है कि हर घर का लक्ष्य, हर घर जल का लक्ष्य है। यहां कर लीजिए जल का लक्ष्य, है ना। हर घर जल का लक्ष्य कब तक है, तो 2024 तक है। कब तक है, 2024 तक है कि हर घर में जल को उपस्थित कराया जाएगा। कनेक्शन इसका जो है वो पूरा हो जाएगा। कब तक, 2024 तक स्वच्छ पानी का कनेक्शन अब तक पहुंच जाएगा। तो हर घर जल प्रोवाइड कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया था भारत सरकार के द्वारा, तो ये रखा गया था 2024 तक। शानदार क्वेश्चन है ये, छपने वाला क्वेश्चन है कि हर घर जल का लक्ष्य कब रखा गया। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि हर घर जल का जो लक्ष्य है वो कब तक रखा गया, तो 2024 तक रखा गया था। देखिए भारत को टीबी मुक्त कराने का लक्ष्य, ये तो वैसे ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, कि भारत को टीबी मुक्त कराने का लक्ष्य। देखिए टीबी की बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में होती थी। समथिंग होने के बाद में इसका इलाज होना नामुमकिन था, लेकिन आज ऐसा भारत डेवलप कर रहा है कि भारत को टीबी से मुक्त कराने का लक्ष्य 2025 तक, मतलब 3 वर्षों के बाद एक ऐसा समय आएगा कि टीबी मुक्त हमारा देश हो जाएगा। तो एक भी केस टीबी के नहीं आएंगे, पूरा भारत हमारा स्वच्छ हो जाएगा, टीबी से मुक्त हो जाएगा 2025 तक। कब तक हो जाएगा, 2025 तक हो जाएगा। भारत को टीबी मुक्त कराया जाएगा 2025 तक। अब आज ये देखिए मलेरिया, ये बड़ी समस्या बनी हुई है, इस पर भी लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य, मच्छर काटने से मलेरिया होता है, इसका भी लक्ष्य रखा गया है। कब तक, 2030 तक रखा गया है कि भारत देश को मलेरिया मुक्त बनाया जाएगा। भारत देश को मलेरिया मुक्त बनाया जाएगा और इसका लक्ष्य 2030 तक। तो शानदार जो भारत सरकार के आगामी लक्ष्य उसमें से शानदार क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ कर लाया गया है, बड़ी कड़ी मेहनत के साथ में। कौन से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको करा दिया गया है आपके लिए शानदार क्लास में। तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, मैं दोबारा से आपको चीजें रिवाइज करा देता हूं जिससे आपको ये सारी जो चीजें हैं वो यही याद हो जाए। तो देखिए पहला है कि किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य क्या है, 2022 है। कब तक है, 2022 है किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य। उसके बाद में देखिए जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र कब तक है, तो जो जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा है वो 17% से 25% कर दिया गया 2022 तक। उसके बाद में देखिए देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का जो इसका लक्ष्य है वो कब तक है, तो ये 2022 तक है। कब तक है, 2022 तक रखा गया है। अगला देखते हैं, सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2022, मतलब ये संभावित है कि 2022 तक सबके घरों में आवास मुहैया हो जाएगा। मैक्सिमम हो चुका है और अब जो बचा है वो 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना, ये कब का है, तो ये भी है 2022 का लक्ष्य। कब का है, तो ये 2022 का लक्ष्य आपके लिए शानदार ये लक्ष्य है। उसके बाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य कब तक है, तो ये है 2023 तक। कब तक है, 2023 तक ये लक्ष्य है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए ये छपने वाला क्वेश्चन है कि हर घर जल का लक्ष्य 2024 है, हर घर जल का लक्ष्य तो 2024 है। उसके बाद में देखिए है टीबी। टीबी एक बहुत बड़ी समस्या है थी हमारे देश में, लेकिन 2025 तक इसे भारत मुक्त कर दिया जाएगा। टीबी की समस्या खत्म हो जाएगी कब तक, 2025 तक। तो ये शानदार क्वेश्चन है, छपेगा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके पेपर में। तो इसलिए टीबी मुक्त कब किया गया, तो ये किया गया है, कब तक इसका लक्ष्य रखा गया है, तो ये 2025 तक रखा गया है। उसके बाद में है मलेरिया, बहुत समस्याएं हैं, मासा के काटने से, मैक्सिमम लोगों मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। तो ये इसका लक्ष्य कब तक है, कब तक हम लोग इसको उन्मूलन कर देंगे, भारत मुक्त हो जाएगा मलेरिया से, तो वो है 2030 तक। कब तक है, 2030 तक है।
तो इसमें से आपको कम से कम 4 क्वेश्चन याद करने हैं, कम से कम 4 तो आपको पता ही होने चाहिए। जो मेरा अनुमान है उसमें से 4 में से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। पहला तो है जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि जो किसानों की आय थी वो दुगनी करने का लक्ष्य कब तक रखा गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रखा गया था 2022 तक कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। उसके बाद में देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि हर घर जल का लक्ष्य। ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि जो हर घर जल का जो लक्ष्य वो कब तक किया जाएगा। तो वो था 2024 तक। कब है? 2024 तक है हर घर जल का लक्ष्य। उसके बाद में देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्या है, टीबी मुक्त देश। टीबी मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा गया था? तो ये रखा गया था 2025 तक। ये तीसरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा जो चौथा इंपॉर्टेंट है वो है मलेरिया मुक्त। जो मलेरिया मुक्त है वो कब रखा गया? तो 2030 तक रखा गया है। तो ये 4 क्वेश्चन कम से कम आपको याद रखना है जो शानदार पेपर में पूछे जाने। और वैसे भी बेसिक के तौर पे भी आपको कम से कम 4 चीजें तो पता ही होनी चाहिए। और 4 के सारी चीजें भारत सरकार की योजनाएं हैं। आपका ये अधिकार है कि आप लोगों को कम से कम भारत सरकार की योजनाएं तो याद होनी चाहिए। कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है देश का। ये तो आपकी वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि हमारे देश में क्या होगा, आगे क्या होने वाली योजनाएं हैं, किस पर सरकार काम कर रही है। ये सब सारी चीजें तो आपको वैसे ही समझनी चाहिए। ये आपको तो बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि हमारे देश में हो क्या रहा है। और जो बच्चे कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें शानदार क्लास रहेगी आपके लिए, हेल्पफुल क्लास रहेगी। और फिर हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको शानदार क्लास आपको मिलती रहेगी बहुत ही कम समय में बहुत सारी जानकारी। कहते नहीं, पढ़ो वो जो पेपर में आए। ऐसा नहीं है कि आपको ज्ञानी बनना है, एक विषय को उठाकर पूरा ज्ञान उठाकर ब्रह्मांड हासिल कर लो, ऐसा नहीं करना। पढ़ो वो जो पेपर में आए, सटीक पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ के सिलेक्शन लेना है। फिर हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परवेश एक ब्रांड में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहां भी हो अच्छे हो और मस्त हो। तो ये आज क्लास देखते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखेंगे कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, कैसे महाभियोग की प्रक्रिया होती है, कैसे क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। इन सब चीजों के बारे में आज हम सीखते हैं और देखते हैं राष्ट्रपति से कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो आइए आज का आपका टॉपिक है कि राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जो भी राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं उनके बारे में डिस्कस होगा आपके सामने। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपको पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। उन सब सारी चीजों को डिस्कस करते हुए हम आपको चलेंगे। तो ये देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। तो देखिए अनुच्छेद 52 तो भारत का राष्ट्रपति होगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो ये किस में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 52 में। उसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में यह है कि जो कार्यपालिका की शक्तियां होती है वो किसमें निहित होती है? वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो राष्ट्रपति किस में होगा? वो 52 में होगा। और जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो किस में निहित होगी? तो होगी राष्ट्रपति में निहित होगी कार्यपालिका की शक्तियां। तो ये तो क्वेश्चन आपके लिए जाते हैं। पहला कि राष्ट्रपति किस में होगा? 52 में। दूसरा जो कार्यपालिका की शक्तियां वो किस में निहित होगी? तो वो राष्ट्रपति में निहित होगी। उसके बाद में देखिए क्या है अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। एक जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल बनाया जाता है जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उसके बाद में जब ये निर्वाचन होता है तो अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, उसमें एक रीति का विस्तार किया जाता है कि कैसे कैसे प्रावधानों के माध्यम से हम राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। तो वो इसकी रीति हो जाती है। उसके बाद में देखिए राष्ट्रपति की पदावधि। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो वो किस में रखा गया है? तो वो रखा गया है अनुच्छेद 56 में। किस में रखा गया है? अनुच्छेद 56 में रखा गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी की जाएगी। तो उसके बाद में देखते हैं क्या है
अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पत्रिका। कहने का मतलब ये है कि एक राष्ट्रपति दोबारा से चुनाव लड़ सकता है या नहीं, उसका पुनर्निर्वाचन हो सकता है या नहीं, तो ये किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये अनुच्छेद 57 में रखा गया है कि राष्ट्रपति दोबारा से चुनाव के निर्वाचन में भाग ले सकता है। तो ये किसमें है? तो ये है अनुच्छेद 57 में है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन में भाग ले सकता है। उसके बाद में देखते हैं 58 में क्या है? 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन के होने के लिए आहते, मतलब राष्ट्रपति को कैसे कैसे प्रावधानों के द्वारा गुजरना पड़ता है। उसके बाद में देखिए अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। जब भी 59 आता है तो राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें होती हैं वो आप लोगों को बहुत पहले ही पता होती है कि वो भारत का नागरिक हो, वो पागल दिवालिया ना हो, इन सब सारी चीजों को शर्तें रखी जाती है। उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो वो सब सारी चीजों को जो दायरा होता है वो किसमें होता है? वो होता है 59 में। किसमें होता है? 59 में होता है। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें किसमें होती है? 59 में होती है। अब आप लोग देखिएगा, इस पर लगाइएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शपथ से। किससे संबंधित है ये? तो ये शपथ से संबंधित है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रपति का शपथ होता है वो किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 60 में है। 100 बार क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 60 में क्या है? तो अनुच्छेद 60 में है जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 60 में ये चीज रखी गई है। उसके बाद में आइए देखते हैं 61। ये 61 है महाभियोग की प्रक्रिया। जब हम राष्ट्रपति को हटाने की बात करते हैं तो वो किस के द्वारा हटाया जाता है? तो वो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। अनुच्छेद 61 में, इस पर भी लगाइएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाभियोग की प्रक्रिया बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सिर्फ और सिर्फ महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। जब भी हम राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक नोटिस दी जाती है कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा रही है। तो और एक ही प्रावधान होता है कि वो सिर्फ क्या है? महाभियोग, इसी के द्वारा ही केवल राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ही प्रक्रिया भारत में, महाभियोग की प्रक्रिया, जिससे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और कितने दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दी जाएगी कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा रही है? तो 14 दिन पहले ही आप उनको बता देंगे राष्ट्रपति को कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा रही है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 61 में रखा गया है। क्या रखा गया है? महाभियोग की प्रक्रिया को रखा गया। अब देखिए इस पर भी लगाइएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्षमादान। 72 अनुच्छेद 72 में क्षमादान की प्रक्रिया को रखा गया है। तो ये भी आपके लिए अति इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया तो किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 72 में रखा गया है क्षमादान की प्रक्रिया। देखिए क्षमादान की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जिसमें राष्ट्रपति किसी की क्षमा को माफ कर सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई है तो वो एक ही व्यक्ति भारत में है जो उसे माफ कर सकता है, वो है राष्ट्रपति। ऐसी सजा को कोई और व्यक्ति माफ नहीं कर सकता है, चाहे वो राज्यपाल हो या फिर पीएम हो, प्रधानमंत्री हो या सीएम हो किसी राज्य का। ऐसी प्रक्रिया किसी के पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जिससे किसी की सजा को वो माफ कर सकते हैं, किसी की फांसी को वो क्षमादान में माफ कर सके। ऐसी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ शक्ति किसके पास में है? तो वो राष्ट्रपति के पास में होती है, जिसे क्षमादान अनुच्छेद 72 के तहत रखा गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी की भी क्षमादान, किसी को भी क्षमादान कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा होने के बावजूद भी अगर राष्ट्रपति चाहता है तो अनुच्छेद 72 के द्वारा उस व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। तो ये किस के द्वारा रखा गया है? तो अनुच्छेद 72 के द्वारा रखा गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 73। ये क्या है? अनुच्छेद 73 तो आप लोगों ने 53 देखा होगा कि संघ की कार्यपालिका की शक्तियां तो इन्हीं के हाथों में है, राष्ट्रपति के हाथों में होती है। कि संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किसके हाथ में होती है? तो वो होती है राष्ट्रपति के हाथों में। लेकिन अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार करना होता है, मतलब उसका क्षेत्र आपको लंबा करना है,
कार्यपालिका की शक्तियों का। आपके हाथों में ये भागदौड़ है कि आपके हाथ में संघ की कार्यपालिका की शक्ति आपके हाथ में है और उसका विस्तार भी किसको करना है, तो ये राष्ट्रपति को करना है। तो ये आपके अनुच्छेदों से कुछ संबंधित क्वेश्चन हो जाते हैं। एक अनुच्छेद होता है, देखिए अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति, अनुच्छेद 123 में ये भी जारी करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है अध्यादेश। अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है कौन, राष्ट्रपति जारी करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अध्यादेश किस अनुच्छेद के द्वारा जारी किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो अनुच्छेद 123 है। क्या है, 123 है। और राज्यपाल किससे जारी करता है अध्यादेश, तो अनुच्छेद 213 के तहत। लेकिन आपके बीच में राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 153 में क्या रखा गया है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। मैं आपको एक बार सारी चीजें रिवाइज करा देता हूं 1 मिनट में, जिससे आपका रिवीजन दोबारा हो जाए। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए राष्ट्रपति से संबंधित आपके लिए कुछ अनुच्छेद में लेकर आया था, जिससे आपको मैं एक बार पढ़ा चुका हूं, दोबारा से 1 मिनट में चीजों को रिवाइज करा देता हूं। देखिए 53 में 52 में क्या है, 52 में पहले सीक्वेंस आप लोग पढ़िएगा कि 52 से और 61 तक आपको राष्ट्रपति के बारे में जानना है। 52 से 61 तक इंपॉर्टेंट है। तो 52 में क्या होना चाहिए कि राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति होगा, वो किस में रखा गया है, तो अनुच्छेद 52 में रखा गया है। अब 53 में क्या है कि जो कार्यपालिका की शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति में निहित होनी चाहिए, तो वो राष्ट्रपति में निहित होती है कार्यपालिका की शक्तियां, ये है अनुच्छेद 53 में। 54 में क्या है कि जो इनका निर्वाचन होगा या निर्वाचन की जो प्रक्रिया होगी, मंडल होगा, वो किसमें है, तो अनुच्छेद 54 में है। किसमें है, अनुच्छेद 54 में। 55 में क्या है कि इनकी निर्वाचन की रीति को रखा गया है। क्या रखा गया है, जो निर्वाचन की रीति है उसको रखा गया है अनुच्छेद 55 में। 56 में क्या है, 56 में है इनकी पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि किसमें है, 56 में है कि इनकी पदावधि कितने दिन तक रहेगी। 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति को दोबारा चुनने की प्रक्रिया किसमें है, तो अनुच्छेद 57 में रखा गया है कि राष्ट्रपति के दोबारा चुनने की प्रक्रिया को रखा गया है। अनुच्छेद 58 में क्या है, यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 58 में कि राष्ट्रपति निर्वाचन की आहते को रखा गया है। अनुच्छेद 59 में क्या है कि इनकी शर्तें हैं कि कैसे कैसे शर्तों के अनुसार में राष्ट्रपति को बनाया जाएगा। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, यहां भी आप लोग लगा लीजिएगा, जो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद में देखिए अनुच्छेद 60 में शपथ की प्रक्रिया रखी गई है, राष्ट्रपति कैसे शपथ लेगा, उन सब सारी चीजों का प्रावधान किसमें है, तो अनुच्छेद 60 में रखा गया है। उसके बाद में देखिए अनुच्छेद 61 में क्या, राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी तो किसके द्वारा लगाई जाएगी, महाभियोग के द्वारा लगाई जाएगी। इसमें राष्ट्रपति को 14 दिन पहले एक नोटिस दी जाती है कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा रही है। उससे पहले महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई जा सकती। और एक ऐसा प्रावधान, जो महाभियोग शब्द है, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया। उसके बाद में क्षमादान, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति किसी की भी सजा को माफ कर सकता है, अनुच्छेद 72 के द्वारा। उसके बाद में क्या है, 73 में है कि संघ की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार करना, ये किसका कर्तव्य है, तो ये राष्ट्रपति का है कि वो संघ की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार करे। तो ये रही आपकी। और अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो आप लोग वहां लगाएंगे अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रहे आपके राष्ट्रपति से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो आपको पेपर में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। शपथ, महाभियोग, क्षमादान और इनका निर्वाचन और अध्यादेश, ये 5 क्वेश्चन आपके लिए अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। देखिएगा कहीं ना कहीं आपको पेपर में 100% मिल जाएंगे। तो ये रही आपकी आज की क्लास, शानदार क्लास आपके लिए थी।
आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा क्लास कैसी लग रही है आपकी, ये शानदार टॉपिक कैसे लगा ये आप लोग कमेंट में जरूर बताया कीजिए। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे ऐसे ही वीडियो आपको शानदार वीडियो आपको मिलती रहे। तो आप लोग जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपको फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में, अगले गजब के टॉपिक, बढ़िया टॉपिक, स्टैटिक जीके का टॉपिक आपके सामने रखूंगा। तो फिर मैं आपको मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रवेश एक ब्रांड में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी हो अच्छे हो और मस्त हो। तो आइए आज देखते हैं संसद से संबंधित कुछ अनुच्छेद मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिएगा इससे एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आते हैं, तो उस क्वेश्चन को आपको याद करना है कि कैसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो उनसे संबंधित जो संसद से संबंधित है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, इन सबसे संबंधित कैसे अनुच्छेद उनसे बनाए गए हैं उन पर सारी चीजें चर्चा होंगी। और देखिएगा एक क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से कंफर्म आता है, तो उसको जानिएगा, पेपर में करिएगा, शानदार एक क्वेश्चन आपके यहाँ से हल होने वाले हैं। तो आइए प्यारे साथियों देखते हैं क्या है। देखिए संसद से संबंधित अनुच्छेद, कहने का मतलब यह है कि इसमें जितने भी अनुच्छेद को रखे गए हैं सिर्फ और सिर्फ संसद से रखे गए हैं, संसद के टॉपिक को रखा गया है और संसद के अनुच्छेद को आपके सामने रखने का प्रयास किया गया है। तो देखिए क्या है कि अनुच्छेद 79, 79, 80 और 81 ये तीनों एक सीक्वेंस होते हैं जो बच्चों को याद होते हैं। 79 में क्या होता है कि संसद होता है, और 80 में क्या होता है राज्यसभा होता है, और 81 में क्या होता है लोकसभा होता है। मतलब एक ट्रिक सबके माध्यम में होती है कि सरल में होता है कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा। मतलब इसकी जो ट्रिक सब लोगों ने रखी है सरल, है ना, यही तो है कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, ये ट्रिक है सरल के माध्यम से लोग 89, 80 और 81 ये तीन चीजें याद रखते हैं। सीक्वेंस है तो सरल देखिए, और तीनों चीजों को संसद, लोकसभा, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। तो 89 में क्या है संसद, 80 में क्या है लोकसभा है, और 81 में लोकसभा, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। अब देखिए ये लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जो यूपी में है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो उत्तर प्रदेश की सीटें होती हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लोकसभा और राज्यसभा की सीटें यूपी की जरूर पूछी जाती है, क्योंकि सर्वाधिक हमारे देश में यूपी की है। तो लोकसभा की सीटें यूपी में कितनी है तो 80 है। कितनी है? 80 है लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में, और राज्यसभा की सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में? 21 सीटें हैं। ये दो क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में कई बार पूछा जा चुका है कि राज्यसभा की सीटें कितनी है और लोकसभा की सीटें कितनी है। तो ये दोनों क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए ये सर्वाधिक है, तो इसलिए ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। और यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी है तो 100, और विधान परिषद की सीटें 100 है, और विधान सभा की कितनी है तो 403 सीटें हैं। तो ये चार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं यूपी पे उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में। अब आइए देखते हैं, तो ये आपके तीन क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं 79, 80 और 81। ये तीनों में क्या है, ये तीनों एक सीक्वेंस है सरल, मतलब संसद, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये आपके तीन अनुच्छेद हो गए शानदार कंटेंट के साथ में, शानदार ट्रिक के साथ में आप लोगों को ये तीन याद हो गए 89, 80 और 81, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। अब आ जाते हैं, देखते हैं अगला। एक बार आप लोग देख लीजिएगा संसद, उसके बाद में आता है राज्यसभा, उसके बाद में आता है लोकसभा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आप लोगों को याद होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि फ्लो में हम चीजों को, राज्यसभा और लोकसभा को आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखकर याद रखना है। सरल जो इसकी ट्रिक है उसको आराम से देख लीजिएगा, शानदार तरीके से क्वेश्चन याद हो जाएगा। अब देखिए
आ जाता है 82। इस पर आप तीनों पर पहले लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। हर वनडे एग्जाम में ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में मिले जाते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पेपर में जरूर मिल जाएंगे। तो इन तीनों को तो आपको 100% याद कर लेना। अब देखिए क्या है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, मतलब क्या होता है कि जब भी जनगणना होती है तो उसके बाद एक समायोजन कार्यक्रम होता है, जिसके बाद में सारी चीजों को मैनेज किया जाता है। उसके बाद में देखते हैं 82 के बाद 83 संसद के सदनों की अवधि। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जब भी कोई संसद की अवधि, मतलब कहते हैं ना कि दोनों सत्रों के बीच की अवधि कितनी होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए कि एक बैठक आज हो रही है और अगली बैठक क्या कब होगी, इसका मैक्सिमम एक टाइम होता है कि ये कितने दिनों के बीच के अंदर अंदर उसकी एक बैठक हो जानी चाहिए। तो कितनी होती है, तो वही दिया कि संसद के सदनों की अवधि, मतलब दो सदन होते हैं, उनके बीच की 6 महीने की अवधि होनी चाहिए उनकी बैठकों के लिए। 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है, 6 महीने से पहले ही आप उनकी बैठक बुला लेते हैं। ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 83 में है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो सदनों की जो अवधि होती है वो कितने दिनों के लिए होती है। अब देखते हैं क्या है, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, मतलब उनकी सदस्यता बनने के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में जाते हैं 85 संसद के सत्र अवकाश एवं विघटन, मतलब संसद के सत्र कब होते हैं, संसद में सत्रावकाश कब होता है और विघटन कब होता है। विघटन कौन कर सकता है, ये जरूरी होता है। सत्रावकाश कैसे किया जाता है, ये सब सारी चीजें किस अनुच्छेद में रखी गई है, तो ये अनुच्छेद 85 में रखी गई है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 85 में ये चीजें आपके लिए रखी गई है। अब आ जाते हैं, देखते हैं 86 में क्या रखा गया है कि राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार। मतलब कहने का मतलब यह है कि दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है, यहाँ राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की बैठक कौन बुलाता है, तो इन दोनों की बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। 86 के तहत इन दोनों की बैठक का आदेश पारित करने का अधिकार किसके पास है, सदनों को संबोधित करने का संदेश देने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि दोनों सदनों को बुलाने का अधिकार किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति। वहां ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद और ऐसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये 4 ऑप्शन आपके लिए होते हैं। तो आपको क्या बताना है कि राष्ट्रपति के द्वारा इन दोनों सदनों को बुलाया जाता है। उसके बाद में देखिए आ जाता है 86वां संविधान। 86वां संविधान हो गया। अब देखते हैं आपको कि 87वां संविधान संशोधन क्या कहता है, जो 87 नंबर पर है। तो 87वां संविधान संशोधन कहता है कि राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण, मतलब जब भी राष्ट्रपति किसी विशेष संबोधन में अभिभाषण करता है तो क्या होता है, उसका इफेक्टिव बहुत ज्यादा पड़ता है। तो क्या लिखा हुआ, अभिभाषण, मतलब विशेष संबोधन कोई करता है। जैसे कोई दो सत्रों के बीच में बैठक बुलाने के बाद में जो अभिभाषण होता है वो एक विशेष अभिभाषण कहलाता है। उसके बाद में देखिए अनुच्छेद 88 में क्या है कि सदनों के संबंध में मित्रत्व और महान्यायवादी के अधिकार, मतलब कहने का मतलब है कि दोनों सदनों के संबंध में जो महान्यायवादी होती है उनको भी अधिकार दिया जाता है। तो यह आपके हो गए क्वेश्चन अनुच्छेद से संबंधित। तो इसमें 3 क्वेश्चन और 4 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लोगों को जरूर याद करना। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये आपके जो कुछ संबंधित है, संसद से संबंधित आपके लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जब तक आप लोग चीजों को याद कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट बताते रहिए क्लास कैसे लग रही है। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए 89 में क्या है, संसद को रखा गया है सरल, एक इसकी एक ट्रिक है, सरल के माध्यम से संसद। 89 80 में क्या है, राज्यसभा है, और 81 में क्या है, लोकसभा है। तो ये तीनों सीक्वेंस आपको जरूर याद होने चाहिए। तो ये आपके हो गए 3 क्वेश्चन। उसके बाद में देखिए अनुच्छेद 82 में क्या है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, मतलब कोई भी जनगणना होने के बाद में उसका समायोजन किया जाना चाहिए। उसके बाद 83 में क्या है कि संसद के सदनों के बीच की अवधि, मतलब सदनों की अवधि क्या है, इसके बारे में क्या अनुच्छेद है, तो यह है अनुच्छेद 83। 84 में क्या रखा गया है कि संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, मतलब उनके सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में देखिए
संसद के सत्र 17 में विघटन, सत्र को बुलाना, सत्र अवकाश करना और विघटन कब करना, ये अधिक अनुच्छेद क्या है 85 है, क्या है 85। और 86 में क्या रखा गया कि राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करना तथा संदेश देने का अधिकार, ये किस में है, तो ये 86 में। 87 में क्या है कि राष्ट्रपति का विशेष संबोधन है, और उसके बाद में क्या है, संबोधन के बाद में है कि विशेष संबोधन। और 88 में क्या रखा गया है, तो 88 में रखा गया है कि सदनों के संबंध में मित्रियों तथा महान्यायवादी के अधिकार। तो ये आपके क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन थे। आप लोग क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास कैसी लगी, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू। जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रवेश एक ब्रांड में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी हों अच्छे हो और मस्त हों। तो शादियों का सीजन चल रहा है, आप लोग उसमें बिजी होंगे, थोड़ा एंजॉय कर रहे होंगे इस समय, क्योंकि इस समय शादियों का माहौल चल रहा है। लेकिन आप लोगों को निरंतर स्टडी के साथ में, अपनी पढ़ाई के साथ में जुड़े रहना है। थोड़ा थोड़ा करके, आपके पास 8 घंटे का समय नहीं है तो 4 घंटे निकालिए, 5 घंटे निकालिए, लेकिन आपको कंटिन्यू आपको पढ़ाई करते रहना है, जिससे आपका देखिए इस समय आगामी पेपर आ रहे हैं। देखिए रेकपाल का पेपर आ रहा है, एनटीपीसी टियर 2 आ रहा है, तो जो बच्चे क्वालिफाइड हैं वो तो लगे ही रहे हैं। कम समय दें इस समय, अगर आपको कहीं बिजी है 1-2 दिन, लेकिन कंटिन्यू आप लोग पढ़ाई करते रहें। आप लोगों को कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी है। आप कितना भी बिजी रहें, लेकिन फिर भी 2 से 3 घंटे तो आप लोग निकाल ही लीजिए इस त्योहार में जो शादियों का चल रहा है इस समय। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए आप लोगों को, जो बच्चे टियर 2 की तैयारी कर रहे हैं वो तो अवश्य की आप लोग लगे रहिए, क्योंकि आप लोगों को सफलता मिल जाएगी। उसके बाद आप लोग करते रहिएगा शादी ब्याहों का जो इस समय भंडारा चल रहा है। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए लाया हूं। देखिए ये तो क्वेश्चन आपके बेसिक तौर पर जाने चाहिए, आप लोग इसे बेसिक तौर पर जानते होंगे। और कभी कभी एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, ज्यादा नहीं आता है, लेकिन एक छोटी सी क्लास से अगर आपका एक नंबर आपका अगर फायदा हो जाता है तो आपको वो क्लास देख लेनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा होता नहीं है, 7 से 8 मिनट की क्लास होती है। कहीं ना कहीं अगर आपको वो 2 नंबर दिला देती है ना, तो आप लोगों से आगे हो जाइएगा। 2 नंबर आपको 2 लाख लोगों से आगे कर देता है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे अगर 10,000 वैकेंसी आती है तो उसमें 4 लाख 3 लाख फॉर्म पड़ रहे हैं। लाख में तो छोड़िए, अब तो रेलवे की ऐसी वैकेंसी होगी कि करोड़ों फॉर्म पड़ रहे हैं। तो ऐसे में ही आप लोगों को एक चीजों को एक जगह से सारी चीजें स्टैटिक जीके को कवर करनी होती है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं वनडे एग्जाम में, तो आप लोगों को वो सारी चीजें कलेक्ट करनी है। तो आइए देखते हैं जो हमारे वीर पुरुष थे उनकी समाधि स्थलों को देखते हैं, कहाँ कहाँ उनकी समाधि स्थलों का क्या क्या नाम है और कहाँ स्थित है। जिसमें 5-6 को तो बार बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, और वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं फिर आपको टकराते हैं, तो इसलिए आइए उसको देख लेते हैं। वो 4-5 नाम आपके जो पेपर में पूछे गए हैं, और जो 2-4 नाम आपके पेपर में पूछे जाने हैं, उन सब पर चर्चा आज हम करते हैं आपके सामने। केवल आप लोग बने रहिएगा, क्लास को लास्ट देखिएगा, मजा आएगा सीक्वेंस में, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है कि जिसे पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि आप लोग घूमने भी जाएंगे तो वो सारी चीजें आपको रिवाइंड करनी पड़ेगी, बड़ा मजा आएगा। तो आइए देखते हैं दिवंगत नेताओं की समाधियां, जो हमारे महान पुरुष थे उनकी समाधियां और उनके स्थल के बारे में जानते हैं। देखिए बहुत ही शानदार ये टॉपिक है, आपकी बेसिक जानकारी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए नेता की जो लिस्ट है वो इधर है, उनकी समाधियों की लिस्ट है ये जो इस साइड है, और उनके जो किस राज्य में उनकी समाधियां हैं वो चीजें यहाँ है। तो देखिए पहला नाम आता है महात्मा गांधी, ये नाम भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी मतलब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, और पहला इनका जो सत्याग्रह किया उन्होंने 1917 में चंपारण का। तो ये एक ऐसे नेता जो हमारी आजादी में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, तो वो थी महात्मा गांधी की। इन्होंने कई आंदोलन किए, असहयोग आंदोलन किया, चोरी चोरा किया, भारत छोड़ो आंदोलन, तो इससे कई आंदोलन इन्होंने किए। तो इसलिए इनका नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है महात्मा गांधी। 1915 में कहां से आते हैं, साउथ अफ्रीका से भारत में वापसी किए थे। प्रथम
सत्याग्रह भी पूछता है तो क्या है, चंपारण का प्रथम सत्याग्रह माना जाता है महात्मा गांधी का। तो ये महात्मा गांधी आपके लिए इंपॉर्टेंट नाम है, आजादी में बहुत बड़ी योगदान थी इनका। और इनका समाधि स्थल कहाँ है, तो राजघाट है। कहाँ है, राजघाट। और राजघाट कहाँ पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है। देखिए जाइएगा, बहुत ही शानदार जगह है। मैं जब गया था तो बहुत ही मजा आया यहाँ जाकर। दिल्ली में राजघाट में एक सुकून है, वहां आप बैठिएगा देखिएगा, बहुत सुकून दे जगह है, काफी अच्छी फील्ड पड़ी हुई है, अच्छा बहुत ही शानदार है। जाइएगा देखिएगा, दिल्ली में राजघाट बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई जगह है, बहुत ही शांति मिलती है ऐसे वीर पुरुष को वहां देखकर। तो आप लोग जरूर जाइएगा, जब भी जाइएगा दिल्ली तो ये राजघाट को जरूर घूमिएगा आप लोग, बहुत ही शानदार जगह है। तो इनका जो समाधि स्थल है राजघाट दिल्ली में है। कहाँ है, राजघाट दिल्ली में। अब आ जाते हैं, देखिए ये सारे के जो वीर पुरुषों के सारे की जो समाधि वो दिल्ली में स्थित है। अब आ जाते हैं, देखते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू एक, देखिए जवाहरलाल नेहरू के नाम से ही आप लोग सोचिए कि इनका क्या हो सकता है, शांति शांति के बहुत ही स्वभाव व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। तो और इनका क्वेश्चन पूछा जाता है जो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं क्योंकि उस समय जो लाहौर अधिवेशन था 1929 में, उसमें क्या मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो इसलिए वो अधिवेशन भी बहुत पूछता है कि उसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो लिंक करते हुए मैं आपको चीजें बता रहा हूं, आप लोग उसको याद करते हुए, मैं क्लास को पढ़ा चुका हूं, सिर्फ आपको रिवाइज करना है जो चीजें मैं आपको लिंक कराता रहूंगा। तो जवाहरलाल नेहरू, इनकी समाधि स्थल कहाँ है, तो शांति वन में है। इनका स्वभाव भी शांति शांत था, तो इनका नाम भी कहाँ पड़ गया, समाधि स्थल का शांति वन। दिल्ली में स्थित है इनकी समाधि स्थल। अब आगे आ जाते हैं, देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लगाइएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लाल बहादुर शास्त्री। अब देखिए लाल बहादुर, बहादुर का मतलब क्या होता है, जो बंदा बहादुर होता है वो क्या करता है, विजय प्राप्त करता है। क्या करता है, विजय प्राप्त करता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ है बहादुर शब्द, और जो बहादुर होगा, जिसके इरादों में जान होगा, जो बहादुर होगा वो क्या करेगा, वो विजय प्राप्त करेगा। क्या प्राप्त करेगा, विजय प्राप्त करेगा। तो ऐसे चीजों को ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए कि जो इंसान लाल बहादुर, जो बहादुर होगा वो क्या प्राप्त करेगा, वो विजय प्राप्त कर लेगा। तो यह आपकी शानदार ट्रिक होगी कि लाल बहादुर, और जो बहादुर होगा वो क्या करेगा, वो विजय प्राप्त कर लेगा। तो इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ है, तो विजय घाट है इनका समाधि स्थल। कहाँ स्थित है ये, तो ये दिल्ली में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट दिल्ली में स्थित है। अब आ जाते हैं इंदिरा गांधी। देखिए इंदिरा गांधी एक पहले जो शुरुआत में एक ऐसी महिला, देखिए एक तो थी लक्ष्मीबाई, लेकिन उसके बाद जो हमारे देश की पीएम बनी, प्रधानमंत्री बनी, उनका नाम आता है इंदिरा गांधी का। तो इंदिरा गांधी एक शक्तिशाली महिला थी। क्या थी, शक्तिशाली महिला थी। उस समय जो इंदिरा गांधी के पास में पावर थी ना, जो उनके पास में शक्ति थी ना, वो गजब की थी। 1971 का जो आपको पाकिस्तान को हमने दौड़ा के मारा था, वो मुझे बहुत याद आता है। 1971 वाला शानदार कहानी थी उसमें, इंदिरा गांधी तो घुस के मारा थे भारत वालों ने। तो इसलिए वो भी एक शानदार, इंदिरा मतलब एक ऐसी महिला जो खुद में एक शक्तिशाली थी, जो लीडर थी। तो उनका समाधि स्थल कैसा बनना चाहिए, आप लोग बताइए कि एक महिला जो बहुत ही शक्तिशाली थी, जो हमारे देश की पीएम बन चुकी थी उस समय, और देश को एक प्रगति की तरफ लेकर जा रही थी। तो एक महिला इतनी शक्तिवान है तो उसका नाम, उसका समाधि स्थल भी क्या होना चाहिए, शक्ति स्थल। तो इसी की जो लिंक हो रही है कि महिला शक्तिशाली थी, तो उसका समाधि स्थल शक्ति स्थल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसलिए आप लोगों को लिंक हो जाएगा, तो चीजें आप लोग कभी भूलोगे नहीं। कभी भी पढ़ो तो चीजों को लिंक करके पढ़ोगे, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। उसके बाद में देखिए आ जाता है चौधरी चरण सिंह। अब देखिए चौधरी चरण सिंह आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। अब जब देखिएगा, जब चौधरी चरण सिंह आप लोगों के बीच में आएंगे तो उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए नाम में क्या है कि चौधरी चरण सिंह। अब देखिए नाम क्या है, चौधरी चरण सिंह। जब हम किसी के चरण में मतलब अब हम लोग क्या है, किसान के बेटे हैं। क्या है, किसान के बेटे हैं, और हम लोग अपने माँ बाप के चरणों में गिरकर प्रणाम करते थे। ऐसा नहीं है कि ऐसे कर लिए नमस्ते। पहले की जो रीति होती थी वो क्या होता है, बच्चे चरण में गिरकर जो वो प्रणाम करते थे। तो वही है कि चौधरी चरण सिंह का
ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चौधरी चरण सिंह, इनका समाधि स्थल क्या है? तो इनका समाधि स्थल है किसान घाट। बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल कहाँ है? तो किसान घाट दिल्ली। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा पेपर में कि चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल कहाँ है? तो किसान घाट दिल्ली में स्थित है। उसके बाद में आगे आ जाते हैं, देखते हैं ज्ञानी जेल सिंह, इनका समाधि स्थल कहाँ है? ज्ञानी जेल सिंह का, तो ये कहाँ है? तो ये है एकता स्थल पर है। कहाँ है? एकता स्थल दिल्ली में स्थित है, जहां इनकी समाधि स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आ जाते हैं राजीव गांधी। देखिए ऐसा भी जो सबसे कम अवस्था में एक राजनीति के मंच से देश को सुधारने का कार्य कर रहा था। माना कि इसके कार्यकाल में इसकी हत्या की गई, लेकिन एक बहुत ही शानदार व्यक्ति, बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे राजीव गांधी। एक ऐसे नेता जिन्हें सदियों तक याद किया जाता है, राजीव गांधी। इनका नाम ही एक ऐसे वीर के तौर पर लिया जाता है। कम अवस्था का व्यक्ति एक ऐसा काम कर जाए तो उसे वीर ही कहा जाता है, तो इसलिए राजीव गांधी एक वीर पुरुष के नाम से जाने जाते थे। तो इनका समाधि स्थल क्या हो गया? वीर भूमि के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया राजीव गांधी के समाधि स्थल को। तो इसलिए ये जो वीर भूमि है, ये राजीव गांधी की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो वीर भूमि दिल्ली में स्थित है। तो ये आपके रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं, यहाँ कुछ नेताओं के नाम लिखे हुए हैं जो पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो आइए उसको अब आपके सामने डिस्कस करते हैं। देखिए मोरारजी देसाई, एक क्वेश्चन इनसे और पूछा जाता है करंट स्टैटिक जीके का कि सर्वाधिक बजट किसने, सर्वाधिक बार किसने पेश किया है? तो वो मोरारजी देसाई। ये आप लोग इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा कि सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले कौन है? तो वो है मोरारजी देसाई। और इनका समाधि स्थल क्या है? अभय घाट दिल्ली। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है वो कहाँ स्थित है? तो वो अभय घाट है। ये क्वेश्चन आपको 100% कहीं ना कहीं पेपर में जरूर मिल जाता है कि मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कहाँ है? तो वो है अभय घाट दिल्ली में स्थित है। अब आ जाते हैं, देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। सदियों तक याद रहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। अभी जल्दी ही हम लोगों के बीच से गए हैं, लेकिन हमेशा सबके दिलों में, और इनकी जो उनकी कामयाबियां थी वो सबके दिलों में रहेगी। तो वही है अटल बिहारी वाजपेयी, सदैव अटल रहेंगे। तो इनका नाम भी सदैव अटल रहेंगे, तो मतलब सदैव अटल दिल्ली से संबंधित है इनकी समाधि स्थल। तो अब आ जाते हैं शंकर दयाल शर्मा, कर्मभूमि दिल्ली। क्या है? कर्मभूमि दिल्ली। तो ये आपके रहे। अब आ जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गजब के व्यक्ति, आप लोग कह सकते हैं कि कोई जवाब नहीं है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। आप लोग कह ही नहीं सकते ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में सोचना, कहना, अत्यधिक प्रशंसा, खुद में एक गजब का माहौल आता है जब भी नाम आता है भीमराव अंबेडकर। इनकी एक लाइन मुझे याद आती है, इन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरने का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो ये शानदार लाइन किसकी थी? भीमराव अंबेडकर थी कि शिक्षा वह शेरने का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। कहने का मतलब ये था कि जो जितना मेहनत करेगा वो उतना ही आगे की तरफ जाएगा। तो इसलिए आप लोगों की इनकी जो पद चिन्ह थी उस पर चलना है कि शिक्षा वह शेरने का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो इनकी जो एक पद थी कि आप लोग जितनी शिक्षा को अपने को पढ़ोगे, जितने तरीके से, जितने अच्छे तरीके से, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करोगे, उतने ही आप लक्ष्य के करीब और अपने भविष्य के करीब आकर्षित होते रहोगे। तो इनका इंपॉर्टेंस, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट इन्हीं का है, मोरारजी देसाई, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी और चौधरी चरण सिंह। ये चार आपके लिए अति इंपॉर्टेंट है। ये चारों कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए ये जो बी आर अम्बेडकर हैं, इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? तो वो है क्षेत्र भूमि मुंबई। एक ऐसे व्यक्ति, देखिए इसमें सभी का दिल्ली 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 करके दिखा रहा है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसका समाधि स्थल कहाँ है? क्षेत्र भूमि मुंबई। तो कंफ्यूजन मन होइए, केवल एक व्यक्ति को याद कर लीजिए कि मुंबई है, बाकी सबको दिल्ली आंख मार कर लगाकर आइएगा। तो देखिए क्षेत्र भूमि दिल्ली, एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही शांत स्वभाव के थे, बहुत ही शानदार व्यक्ति थे, भीमराव अंबेडकर। अब इनके चर्चे जितने भी की जाए उतनी कम है आप लोगों के लिए, लेकिन ये बहुत ही शानदार महापुरुष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कुछ चीजें हम लोगों को इनसे सीखनी चाहिए। बहुत ही
बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसलिए आजादी में बहुत ही शानदार इनकी भूमिका रही थी। जो संविधान बना था उसमें बहुत शानदार इनकी भूमिका रही थी। आजादी में तो नहीं कह सकते हैं कि उतनी बड़ी भूमिका थी जितनी इनके संविधान बनाने में थी। तो दोनों में इनकी एक शानदार भूमिका रही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और उसके बाद में प्रस्तावना में भी इनकी क्या थी, बड़ी भूमिका थी। उसके बाद में आ जाते हैं, देखते हैं इनका तो हो गया कि क्षेत्र भूमि मुंबई में इनका समाधि स्थल है। अब देखें जग जीवन राम इनका कहाँ है समाधि स्थल, तो समता स्थल दिल्ली। तो ये रहे आपके शानदार टॉपिक और शानदार क्वेश्चन। आपको पसंद आए तो प्लीज क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए कि क्लास कैसी लग रही है। अब आपसे यही कहेंगे कि जो बच्चे नए जुड़ते रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए सबसे कम टाइम में आपको यहाँ सबसे अच्छी जानकारी दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ दिए जाते हैं। देखिए इसको आप लोग इंपॉर्टेंट करके लगा लीजिएगा, महात्मा गांधी राजघाट। उसके बाद में इसका लाल बहादुर शास्त्री का आप लोगों को याद करना है, चौधरी चरण सिंह का याद करना है, उसके बाद में मोरारजी देसाई का याद करना है और बी आर अम्बेडकर का याद करना है। तो ये 5 से 6 जो नाम है वो आपको 100% गारंटी के साथ कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। तो ये कम से कम आप लोग 5 नामों को तो याद ही कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि एक बार सारी चीजों को पढ़ें, लेकिन 5 नाम आपको खेल खेल में याद हो जाएंगे। अगर आप दो ही बार अगर आप देख लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर तो आपको याद हो जाएंगे। तब आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपकी गैलरी में चीजें सेव होती रहे। तो क्लास कैसी लग रही है बच्चों जरूर बताया कीजिए कमेंट बॉक्स में। जो बच्चे नए जुड़ते हैं वो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको शानदार क्लास, शानदार टॉपिक, स्टैटिक जीके की पार्ट वाइज एक सिस्टम से हर एक जगह से हर एक विषय से आपके सामने लाई जा रही है। तो उसका आप लोग एंजॉय कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, एक अच्छा नोट्स बनाइएगा, जिससे आपको सफलता मिल सके। क्योंकि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ कामयाब होने के लिए बने हैं, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए बने हैं। तो उन चीजों को आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। सिर्फ आपको निरंतर प्रयास करते रहना है और वही कहना है कि पड़ोसियों को एक बार फिर से दिखाना है कि आप चीज क्या है। तो हम आपको फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में। एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे नए जुड़ते रहे वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो हम आपको फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे YouTube चैनल परवेश ब्रांड में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहां भी हों अच्छे हों और मस्त हों। तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। मुझे मालूम है कि शादियों का सीजन चल रहा है, थोड़ी सी समस्याएं आ रही होंगी। कुछ लोग अपनी शादी में बिजी होंगे, कुछ लोग दोस्तों की शादी में बिजी होंगे, लेकिन आप लोगों को पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना है, शादियों को भी देखते रहना है, कुछ दिन एंजॉय भी करते रहना है, लेकिन आपको कंटिन्यू पढ़ाई जरूर करनी है। देखिए जब आप कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों को कम बैक नहीं करना होता। जैसे क्या चीज होती है, जब हम लोग पढ़ाई को एक तरफ धर रख के धर देते हैं कि अब हम लोग एक हफ्ते बाद पढ़ाई करते हैं, तो क्या चीजें होती हैं कि जब हम लोग एक हफ्ते बाद पढ़ाई करने के लिए आते हैं तो वो सारी चीजें आपको इंक्लूड नहीं हो पाती है। तो वो जो सारी चीजें आपको एक साथ मैनेज नहीं हो पाती है, आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत पीछे हो गया, ये विषय मेरा छूट रहा है, वो विषय छूट रहा है, तब आपको पीछे आने में बड़ा समय लग जाता है। तो वो रिदम प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते आप लोगों को रिदम में आने में लगता है। तो आप लोग ऐसा कीजिए ना कि जहां आप 6 घंटे पढ़ रहे थे, 8 घंटे पढ़ रहे थे, वहां 3 से 4 घंटे पढ़िए, लेकिन आप लोगों का वो रिदम, वो पढ़ाई, वो कंटिन्यूटी आप लोगों की बनी रहेगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तुरंत फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे बल्लेबाज क्या होता है, आउट ऑफ फॉर्म चलता है ना, तो वो क्या करता है 1-2 घंटे डेली प्रैक्टिस करना शुरू करता है, जिससे वो फॉर्म में वापस आ जाता है। तो इसलिए आप लोगों को भी ऐसे ही अपनी पढ़ाई को 1-2 घंटे प्रैक्टिस के तौर पर मतलब करते रहना है, जिससे आप फॉर्म में हमेशा रहें। आप लोगों का फॉर्म नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन वही पाता है जो हमेशा फॉर्म में रहता है। तो आप लोगों को फॉर्म में रहना है। तो आइए देखते हैं कुछ टॉपिक आपके लिए शानदार क्लास के तौर पर
देखिएगा, बहुत ही मजेदार क्लास रहेगी और इसको पढ़ने में मजा भी आएगा। देखिए क्या है, इस संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित विषय। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि जो हमारी संविधान की जो भाषाएं हैं वो किस सूची में है, तो वो 8वीं अनुसूची में है। पहला क्वेश्चन यही दिख रहा है ना कि क्वेश्चन अगर बनेगा कि भाषाएं किस अनुसूची में रखी गई है, तो अनुसूची 8 में रखी गई है। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब आपका आता है दूसरा क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जा रहा है कि वर्तमान में कितनी भाषाएं थी। कहने का मतलब ये था जब संविधान बनकर हमारा तैयार हुआ तो उस समय कितनी भाषाएं थी। यही तो है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय वर्तमान में कितनी भाषाएं थी। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है कि वर्तमान में कितनी भाषाएं थी। जब संविधान बना तो उस समय वर्तमान में कितनी भाषाएं थी। तो वर्तमान नहीं पूछता है, तो वो पूछता है जब संविधान बना तो उसमें मूल भाषाएं कितनी थी। क्या पूछता है कि मूल भाषाएं कितनी थी। तो आप लोग वहां बताएंगे 14 कितनी थी। तो उस समय भाषाएं थी 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। तो 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। लेकिन अब क्या है, अब वर्तमान में कितनी भाषाएं आपको दिख रही हैं? 22 भाषाएं। 22 भाषाएं के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इस समय जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 भाषाएं हैं। तो ये आपके हो गए कि मूल में कितनी थी, तो 14 थी। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। अब देखिए कि उन 22 भाषाओं का कैसे आपके सामने रखा गया है। तो देखिए असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कंकड़ी, उसके बाद में कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। तो ये आपकी हो गई 22 भाषाएं। ये आपकी 22 भाषाएं हैं जो संविधान में सम्मिलित हैं। अब देखिए एक चीज आपको नजर आ रहा है कंफ्यूजन के तौर पर पेपर वाला क्या देता है। आपको कहीं देखिए इसमें कहीं इंग्लिश दिख रहा है, एक ऐसा जो आप लोग इस समय बहुत पीछे भाग रहे हैं इंग्लिश के। इंग्लिश इंग्लिश अंग्रेजों की जो देन है, देखिए कहीं इसमें आपको शामिल दिख रहा है। वहां पेपर में आपको कंफ्यूजन करने के लिए कौन सा देता है? इंग्लिश देता है। तो आप लोग एक बार इस 22 भाषाओं को ध्यान से देखिए, इसमें कहीं इंग्लिश आपको नजर आ रहा है? नहीं नजर आएगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश को रखा ही नहीं गया है। तो इसलिए इस 22 भाषाओं में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कौन सी भाषाएं रखी गई हैं, कौन सी नहीं। खासकर इंग्लिश, इसमें कहीं नहीं दिख रहा है कि इंग्लिश को रखा गया है। एक चीज और पूछता है कि जब 14 भाषाएं थी तो 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी। देखिए जोड़ी तो बहुत सारी गई, क्योंकि 14 के बाद में जोड़ी गई तो 8 भाषाएं जोड़ी तो 22 हुआ। लेकिन जो पहली भाषा जोड़ी गई थी वो पेपर में बहुत बार पूछता है कि 14 के बाद जो 15वीं भाषा थी वो कौन सी जोड़ी गई थी। तो वो जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। कौन सी भाषा थी? तो वो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, 15वां भाषा के तौर पर जोड़ी गई थी। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपके 22 भाषाएं हो गई, जिसको आप लोग देखिए इसमें कहीं भी इंग्लिश का नहीं दिख रहा है ना। तो इसलिए ये सारी चीजें आप लोगों को तो याद ही होगी। याद नहीं होगी मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि 22 भाषाएं। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि वर्तमान में कितनी थी। वो तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि मूल संविधान में कितनी थी, तो वो 22 करके टिक करके चले आएंगे, कहेंगे जय हिंद हो गया। यहाँ आएंगे देखेंगे तो 1/4 माइनस मार्किंग में घुस जाएंगे। तो यही है कि जब पेपर में पूछेगा कि वर्तमान में कितनी है, तो वहां आप लोगों को 22 लगाना है। लेकिन पेपर वाला क्या पूछता है कि मूल संविधान में कितनी है होती है। और आप लोग क्या होता है कि इतने उत्साहित होते हैं प्रश्न को देखने के बाद में कि सिर्फ 22 पर लगाकर चले आते हैं। आप लोग प्रश्न भी नहीं देख, ऑप्शन भी नहीं देखते कि कहीं ऑप्शन में क्या क्या चीजें दी हुई है। आप लोगों को लगा कि यह सवाल चिरकुट सा आया और आपने तुक्का ठोक दिया। तो ये चीजें आप लोग को नहीं करना है। चीजों को देखना है कि वो मूल पूछ रहा है या वर्तमान पूछ रहा है। तो इन दोनों चीजों को आप लोगों को देखकर वहां टिक करना है। तो ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद में देखिए 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी के तौर पर जोड़ी गई थी। तो इसमें कहीं भी इंग्लिश नहीं दिख रहा है। अब आ जाते हैं, देखते हैं 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ये पेपर में क्या पूछता है कि कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन। क्या हो जाता है? ये क्वेश्चन हो जाता है कि कितनी भाषाओं को शास्त्रीय
का दर्जा दिया गया। अब देखिए इसमें 6 भाषाएं, कितनी भाषाएं दिख रही है? 6 भाषाएं दिख रही है, जिसे हम शास्त्रीय दर्जा के तौर पर दे चुके हैं। कितनी? 6 भाषाओं को, 6 भाषाएं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। इससे हमें यह पता चल रहा है कि इन 22 भाषाओं में सिर्फ 6 भाषाएं ऐसी हैं जिसे मतलब जिन्हें मान्यता शास्त्रीय भाषा की प्राप्त हो चुकी है। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितनी भाषाओं को शास्त्रीय का दर्जा प्राप्त दिया जा चुका है। तो सिर्फ 6 भाषाएं, ये जो लाइन है 6, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है कि कितनी भाषाओं को दिया जा चुका है, तो वो 6 भाषाएं थी। आप लोग देख लेंगे कि 22 ऐसी भाषाएं लिखी हुई हैं जिन्हें अलग अलग आप लोग देख रहे हैं, लेकिन उसमें से ऐसी 6 भाषाएं जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। अब आप लोग देखिए इसमें आता है तमिल। तमिल को सबसे पहले दिया गया। अब ये दिया कब गया था? 2004 में। देखिए पहला पहला कितना जरूरी होता है ये आप लोगों को पता होगा। कोई भी चीज पहला करते होंगे तो वो एहसास आप लोगों को होता होगा। सिलेक्शन भी अगर आप लोग पहले पाइएगा, देखिएगा उसकी खुशी क्या होगी, उसको महसूस कीजिएगा। तो ये चीजें आप लोगों को होती है। तो पहला आप लोग डेट के साथ याद कर लीजिएगा तमिल, एक ऐसी भाषा जिसे पहली तौर पर रखा गया था 2004 में, शामिल किया गया शास्त्रीय भाषा के तौर पर शामिल किया गया था तमिल को। कब किया गया? तो 2004 में शामिल किया गया था तमिल को, शास्त्रीय भाषा के तौर पर शामिल किया गया तमिल को। अब आ जाते हैं, देखते हैं संस्कृत। संस्कृत भाषा को कब शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया था 2005 में। 2005 में संस्कृत भाषा को भी यहाँ से उठाकर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। उसके बाद में देखिए तेलुगु। तेलुगु एक ऐसी भाषा जो एक साउथ की फिल्मों के तौर पर बहुत इस समय चल रही है, साउथ की फिल्में। तो इसलिए साउथ की फिल्में आप लोग देखते हैं तो ये भी देखती है कि ये कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। तो ये कब कर चुकी है? तो ये की थी 2008 में। कब की थी? 2008 में इसने शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त कर लिया था। उसके बाद में देखिए कन्नड़। कन्नड़ एक ऐसी भाषा जो केरल के क्षेत्रों के आसपास बोली जाती है, तो इसलिए ये कन्नड़ भाषा का जो इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था? तो 2008 में दिया गया। मलयालम आप लोगों को पता ही है 2013 और उड़िया 2014। तो ये आपके रही 6 भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा दिया गया था। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता? पहला पूछता कि तमिल को कब दिया गया? 2004 में। और ये कितनी भाषाओं को ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो ये 6 है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग ये देखिए कि अभी इसमें हिंदी शामिल नहीं है, इसमें इंग्लिश शामिल नहीं, इसमें कई ऐसी भाषाएं हैं जो हम लोगों को परिचित में ऐसा लगता है कि ये तो 100% शामिल होंगी। तो वहां क्या करता है कि पेपर वाला क्या करता है, हिंदी को सबसे पहला ऑप्शन बनाकर डालता है, क्योंकि पता है कि आप लोगों को हिंदी इतनी बड़ी भाषा है ना कि आप लोग जानते हैं कि ये बहुत बड़ी भाषा है, ऐसी भाषा है कि ये सब जगह हो सकती है। ये हम लोगों का दिल करता है और ये होना भी चाहिए। हिंदी एक ऐसी भाषा, एक हमारी ऐसी भाषा जिसे हम देवी माँ के रूप में कहें तो कोई गलत नहीं होगा। कैसी भाषा जिससे मधुरी, कितनी मधुर होती है हिंदी। मतलब हिंदी का कमाल लाजवाब है। जैसे क्रिकेट में होता है कि राहुल इस समय क्लासिक बैटिंग कर रहे हैं, लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं, वैसे हिंदी हम लोगों के जीवन में एक लाजवाब है। तो इसलिए लगता है कि वो तो यहाँ होगी ही होगी। हम लोगों को क्या लगता है कि हिंदी, अरे हिंदी तो 100% होगी। तो ऑप्शन में हिंदी तो पहले हम लोगों ने मान लिया कि ये होगी, अब लगाते हैं 3 में तुक्का। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, यहाँ अभी हिंदी शामिल नहीं हो पाई है। इस चीजों को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। तो ये चीजें आपकी आज की क्लास रही जिसमें 22 भाषाओं का आपको सामने लिखकर दिखाया गया, कौन सी भाषा कहाँ है, कब जोड़ी गई, शास्त्रीय भाषा कितनी है, किस सन में आई और इन किस अनुसूची में रखा गया है 22 भाषाओं को। तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है 22 भाषाओं को। आप लोगों को बताया गया कि मूल में कितनी थी, 14 थी और वर्तमान में 22 है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो आपको कहीं ना कहीं पेपर में 100% मिलेंगे। तो क्लास कैसी लग रही है दोस्तों, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही क्लास, आपको शानदार क्लास प्रोवाइड होती रहेगी। आप लोग रेगुलर, मेरी एक क्लास आपके लिए रेगुलर आती है 6 बजे, सुबह 6 बजे एक क्लास आपके लिए परमानेंट आती है, रेगुलर के तौर पर मैं आपको क्लास देता हूँ।
स्टैटिक जीके का कोई ना कोई आपको पोर्शन जो इम्पोर्टेंट है उसे ढूंढ कर आपके सामने इम्पोर्टेंट, कहते नहीं कि स्मार्ट तरीके से पढ़ो, पढ़ो वो जो पेपर में आए। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको पढ़कर सिलेक्शन लेना है और अपनी मंजिल को पाना है। तो इसलिए आप लोग ऐसा नहीं कि ज्ञानी के तौर पर पढ़ना है, आप लोगों को अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ना है जो पेपर में आ जाए और पढ़कर सिलेक्शन ले लेना है। तो स्मार्ट तरीके से पढ़ना है आपको दोस्तों। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तब तक मैं आपको फिर अगले वीडियो के साथ में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल प्रवेश एक ब्रांड में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहां भी हो अच्छे हो और मस्त हो। तो ये एक नई टॉपिक के साथ में आपका स्वागत करते हैं। जो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं उस पर चर्चाएं होंगी। इसमें से कौन सी अनुसूचियां बार बार पूछी गई हैं उन पर सारी चर्चाएं आपके सामने होगी। तो शानदार क्लास रहेगी। आप लोग क्लास को शेयर करिएगा, देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं 100% मिल जाते हैं। ये जो अनुसूचियां हैं भारत की, ये कहीं ना कहीं देखिए, संविधान से 3 चीजें हमेशा पेपर में उठाई जाती है। एक क्या होता है, एक आर्टिकल होता है, अनुच्छेद होता है जिससे पेपर में बहुत बार उठाया जाता है। दूसरा क्या है, भाग। संविधान में 22 भाग हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन को उठाया जाता है। उसके बाद में आती है अनुसूचियां। तो ये जो 3 टॉपिक है ये आपको कहीं ना कहीं पेपर में मिल ही जाते हैं। तो इन तीनों चीजों की क्लास में बना चुका हूं, आप लोग उसको देखिएगा। और आज की क्लास आपके लिए फिर से एक नए तौर पर रहेगी, कुछ नया सीखने के तौर पर रहेगी। और देखिएगा, एक ये शानदार क्लास आपके लिए आएगी, ये बहुत ही शानदार क्लास होगी। और देखिएगा, इससे आपके जो डाउट्स हैं वो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, जिससे आपको निरंतर सफलता मिलेगी पेपरों में। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो मैंने 3 पार्ट बनाए, अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां, इसी से संविधान में सारे क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं पॉलिटी से। जो भी क्वेश्चन पूछता है पॉलिटी से वो इसी 3 टॉपिक से क्वेश्चन को उठा लेता है। तो इसलिए इन तीनों टॉपिक को आपको बहुत ही धैर्य से और बहुत ही आराम तरीके से सीख लेना है। क्योंकि आप जब सीख जाओगे ना तो चीजों को भूलोगे नहीं, रटोगे तो भूल जाओगे। इसलिए चीजों को सीख लेना है आपको, जिससे आपको निरंतर सफलता मिल सके। तो ये देखते हैं, संविधान की 12 अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अब देखते हैं ये 12 अनुसूचियां किस प्रकार से रखी गई हैं। तो देखिए, पहला क्या है, पहला है, पहले अनुसूचियां में क्या रखा गया है, राज्य और केंद्र। क्या है, राज्य और केंद्र से को रखा गया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि राज्य कितने हैं, केंद्र कितने हैं, ये भी तो डाउट आ रहा होगा कि भारत में राज्य और केंद्र की संख्या क्या है। तो देखिए, 28 राज्य हैं भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहां से आपको क्या लग रहा है, 28 और 8 का आंकड़ा दिख रहा है ना। 28 और 8 का आंकड़ा आपके सामने दिख रहा है। पहला अनुसूचिया किससे संबंधित है, तो राज्य और केंद्र से संबंधित है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया है। अब आ जाते हैं, देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है वेतन। अब देखिए, शपथ तो 3 पर है लेकिन वेतन 2 पर है। कहने का मतलब ये भी है कि कोई भी शपथ तो बाद में लेता है, पहले क्या करता है, रोकड़ा कमाने का प्रयास करता है। तो वही है ना, पहले वेतन चाहिए उसको, पहले इसका माइंड क्या सेट होता है कि हमको वेतन चाहिए। तो वो क्या करता है, पहले वेतन की चर्चा कर लेता है, उसके बाद में शपथ लेता है। पहले जब भी हम लोग कोई जॉब करने जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले उससे क्या पूछते हैं कि मेरी सैलरी कितनी होगी। अगर मैं आपको यहाँ काम करूंगा तो मेरे सैलरी कितनी होगी, फिर आप लोग बताते हैं 8,000, 10,000, 12,000, जो भी आपको
देना होता है वो आपको बताते हैं। फिर वो कहता है ठीक है अब मेरा वेतन क्लियर हो गया, अब मैं आता हूँ आपके यहाँ 3 तारीख से और शपथ लेकर काम करता हूँ। तो यही है कि पहले लोग क्या करते हैं, पहले वेतन को पता करते हैं। तरीका आप लोगों को यही है कि पहले क्या होना चाहिए, कहीं भी जाओ तो पहले वेतन, फिर उसके बाद में शपथ लेकर काम करते हैं। तो ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से आप लोग को सीखना है कि पहले हम लोग कहीं जाते हैं तो काम करने पहले वेतन, फिर शपथ लेकर किसी के यहाँ काम करना शुरू करते हैं। तो 2 में क्या है, 2 में वेतन को रखा गया है और 3 में क्या रखा गया है, तो 3 में शपथ को रखा गया है। क्या है, 3 में शपथ है दोस्तों। देखिए सपावता 3 शब्द दिख रहे हैं ना, सपावता शपथ, तो यहाँ क्या है 3, तो 3 में 3 अंक का इस समय गुणज है 3 और शपथ में कितने शब्द हैं 3, तो शपथ में 3 और अनुसूचियों में 3, तो ये तीनों एक ही साथ में है। अनुसूचिया 3 में 3 शब्द वाले शपथ को रखा गया है। तो ये से ट्रिक से आप लोगों को याद करना ये चीजें। उसके बाद में देखिए राज्यसभा के मेंबर, अब इसमें राज्यसभा के मेंबर हैं या कह लीजिए इसमें जो राज्यसभा की सीटें होती हैं उनका आवंटन किया जाता है। जो राज्यसभा की सीटें दी जाती है वो किसमें है, वो अनुसूचित 4 में रखा गया है। तो वही है राज्यसभा के मेंबर। अब ये आप लोगों को ये पता होना चाहिए कितने जनसंख्या पे दिया जाता है। तो ये 10 लाख पर कितनी सीटें दी जाती है, 1 सीटें दी जाती हैं हमारे भारत में 10 लाख पर। तो ये भी आप लोगों को जान लेना है। उसके बाद में देखिए अगला क्या है, अगला है एससी और एसटी, एक ऐसी अनुसूचित जातियां जिसे इस समय पेपरों में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। अनुच्छेद ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, इनसे इस समय क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है एससी और एसटी से संबंधित। तो इसको भी आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से देख लेना है। तो एससी और एसटी क्या है, 5 पर है, अनुसूचित 5 में क्या रखा गया, एससी और एसटी को रखा गया है। अब आ जाते हैं, देखते हैं 4 राज्य। अब 4 राज्य इसमें क्या है, ये अनुसूचित से संबंधित 4 राज्य हैं, किस रखे गए हैं, तो ये अनुसूचियों 6 में रखे गए हैं 4 राज्य। अब देखिए ये जो 4 राज्य हैं इनमें इन चारों राज्यों का आपको नाम याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप पेपर में जाते हैं ना तो इसमें जो 4 राज्य, इसमें एक राज्य को हटाकर कौन सा राज्य देता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वहां क्या होता है, वहां मणिपुर होता है। कंफर्म आपको जाकर देखिएगा, आपको जब ये क्वेश्चन देगा तो उसमें एक ऑप्शन मणिपुर का 100% देता है पेपर में। तो यहाँ देखिए यही कहीं आपको मणिपुर दिख रहा है, चारों राज्यों में कहीं नहीं दिख रहा। यहाँ दिख क्या रहा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और राज्य नहीं दिख रहा है। मणिपुर तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और ऑप्शन वहां पेपर वाला क्या देता है, मणिपुर देता है। तो इसलिए आप लोगों को ये बातें दिमाग में सेट कर लेनी है कि मणिपुर उन 4 राज्यों में सम्मिलित नहीं है। है कौन सा राज्य, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य शामिल है, लेकिन मणिपुर शामिल नहीं है। और ऑप्शन में मणिपुर 100% होता है। तो जो अनुसूचित 6 है उसमें 4 राज्यों को शामिल किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 4 राज्य आपके हो गए। अब आ जाते हैं 7वीं अनुसूची को, देखते हैं क्या रखा गया है। तो ये आपकी 6 हो गई। अब आ जाते हैं 7वीं अनुसूची पर। अब देखिए यहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको बताता हूं। देखो इंपोर्टेंट करके क्या लगाएंगे, ये वाला, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें होता है कंफ्यूजन मेरे दोस्तों, और जहां कंफ्यूजन होता है वहां नैया डूब जाती है, 1/4 आ जाता है। तो इसलिए जहां कंफ्यूजन होगा मेरे दोस्तों वहां कंफ्यूजन यही क्लियर कर लेना आपको, क्योंकि यहाँ मणिपुर नहीं होता है, यही कंफ्यूजन वास्तविकता वाला है। तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है शपथ, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। शपथ होता 3 शब्द और किसमें है, 3 अनुसूचियों में रखा गया है। तो अब आ जाते हैं, देखते हैं 7वीं अनुसूची। अब देखिए 7वीं में क्या है कि संघ राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा समवर्ती सूची या विषय में सम्मिलित है। इनको समझिए कि जो राज्य और संघ हैं इनके जो क्षेत्र हैं उनमें बंटवारा, और ये किस में शामिल होते हैं, तो ये समवर्ती सूची के विषय में सम्मिलित होते हैं। तो ये हो गई 7वीं अनुसूची। अब देखिए 8वीं, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। भाषा किस में है, 8 में है। किसमें है, अनुसूचियों 8 में रखी गई है भाषा को। पिछली क्लास मैंने भाषा के ऊपर बना दी थी, 22 भाषाओं को मैंने लिख के
और उसमें कितने शास्त्रीय भाषा है, वो सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है। अब देखिए भाषा है 8, कितनी है भाषा? 8 नहीं है, भाषा तो 22 है, लेकिन किस अनुसूचिया में रखी गई? तो अनुसूची 8 में रखी गई है भाषा को। अब देखिए जब भी पेपर में पूछेगा कि मूल संविधान, जब भी पेपर वाला पूछेगा कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल में आप लोग लगाइएगा 14। और अगर पेपर में पूछेगा कि वर्तमान में कितनी थे, तो वर्तमान में है 22। अब देखिए ये दोनों कंफ्यूजन हो जाता है। आप लोग क्या पूछेगा पेपर वाला कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, और पहला ऑप्शन क्या होगा? 22 वाला। और आप लोग क्या करोगे? जय माता दी 22 पर टिक कर दिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, इस समय नेचुरल आपके दिमाग में सेट हो गया कि भारत में 22 भाषाएं हैं। लेकिन वो पूछता क्या है? मूल संविधान, और वहां आप लोगों को क्या लगाना होता है? 14 लगाना होता है। तो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोगों को दिल से और दिमाग से दोनों को चीजें बैठा लेनी है पेपर के लिए। अब आ जाते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है भूमि सुधार। अब ये इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है? क्योंकि जैसे ही हमारा देश जो है वो आजाद हुआ 1947 से, कानून लागू हुए 49 से, ये सारी चीज जैसे ही प्रोसेस हुई, जैसे ही भूमि सुधार का मुद्दा उठ गया, तो जब ये उठा तो वो क्या था? वो वर्ष क्या था? तो वो वर्ष था भूमि सुधार का 1951। 1951 में क्या हुआ? प्रथम बार भूमि सुधार किया गया। क्या किया गया? प्रथम बार भूमि सुधार किया गया। कब किया गया? तो ये किया गया था 1951 में। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भूमि सुधार कब हुआ? तो ये 1951 में किया गया था। किस अनुसूचियों में रखा गया है? तो ये रखा गया है 9। किसमें है? 9 में रखा गया है भूमि सुधार 1951। अगला देखते हैं, दर बदल। दल बदल से संबंधित चीजें देखते हैं। जानते हो दल बदल के बारे में तो आप लोगों को बताना ही नहीं पड़ेगा। कितने लोग आए और चले गए, दर बदल हो गए। वो तो आप लोगों की फीलिंग समझ ही रहे होंगे कि दर बदल, इधर से उधर जो आता है जाता है, उससे संबंधित तो क्या होता है? दर बदल। तो यही है दर बदल का प्रोसेस। अब देखते हैं जो आप लोगों के लिए अति इंपॉर्टेंट है, वो है 11वां और 12वां। इससे क्या है कि एक में तो पंचायती राज है, जो 73वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। पंचायती राज जो अनुच्छेद 40 में स्थित है। क्या है? अनुच्छेद 40 में स्थित है। पंचायती राज के बारे में बताया गया है। और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंचायती राज किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया? तो यह है 73वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। क्या? पंचायती राज को लाया गया था। किस संविधान संशोधन से? तो 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज। अब देखते हैं 12वां क्या है? 12वां है नगर पालिका। नगर पालिका के किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया था? तो वो 74वां संविधान संशोधन के तहत आप लोगों के लिए लाया गया क्वेश्चन क्या है? लाया गया क्वेश्चन है कि जो लाया गया वो है 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका के द्वारा लाया गया। अब देखते हैं पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन, नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन। तो ये आपके दो क्वेश्चन हो गए कि पंचायती राज किसमें है? तो अनुसूचिया 11 में है। किसमें है दोस्तों? 11 में है। और नगर पालिका किसमें है? 12 में है। ये तो हो गया। अब इससे एक क्वेश्चन और पेपर में पूछ रहा है, अभी मुझे याद आ गया। क्या पूछता है वो देखिए, इसमें पूछता है, पंचायती राज में पूछता है कि इसमें विषय कितने हैं? इसमें विषय कितने हैं पंचायती राज में? तो ये इस समय लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में कि पंचायती राज के विषय कितने हैं। तो इसमें आप लोग लिख लीजिएगा कि इसमें है 29 विषय। इसमें कितने हैं? 29 विषय हैं। अब देखिए विषय कितने हैं? तो यहां लिखा ही है 29 हैं। अब देखिए उसके बाद ये भी पूछता है नगर पालिका वाला, नगर पालिका में विषय कितने हैं? ये अति इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन हैं, कहीं ना कहीं आपको जरूर टकराएंगे। तो इसमें विषय कितने हैं? तो इसमें मेरे दोस्तों 18 विषय हैं। 18 और पंचायती राज में 29। तो ये दोनों विषय भी पेपर में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है कि कितने विषय हैं पंचायती राज में? तो 29 विषय हैं। और नगर पालिका में 18 विषय हैं। पंचायती राज किस अनुसूचियों में सम्मिलित है? तो 11 में है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था।
और नगर पालिका किस समय है, तो ये 12 है, 74वां संविधान संशोधन। इसमें विषय कितने हैं, तो इसमें 18 विषय हैं। तो ये रही आपके संविधान की 12 अनुसूचियां, ट्रिक के साथ में आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। क्लास कैसी लग रही है मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक कर दीजिए, कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको शानदार वीडियो मिलती रहेगी सबसे कम टाइम में। आपको सबसे मस्त जानकारी आपको यही मिलती है। तो प्लीज जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो, शानदार वीडियो मिलती रहे। तो हम आपको फिर दोस्तों अगली क्लास में मिलेंगे, अगले टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई को एक मजबूत, एक अच्छे लक्ष्य की तरफ लेकर जाइए, जिससे आपको वहां से सफलता आसानी से मिल सके। तो फिर हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में मेरे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।